नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी एसएससी जीडी की क्लास चल रही थी जिसमें हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया टॉपिक है। आज बात करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, इसके अलावा अन्य राजवंश के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले दोस्तों हम डिस्क्रिप्टिव मैटर देखेंगे, उसके बाद में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एसएससी जीडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है उनके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। ये सभी बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। फर्स्ट की बात करें तो ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड में आपको क्या क्या मैटर मिलेगा वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। इस गाइड को सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जो आपका सिलेबस रहने वाला है जिसमें आपका जीके का पार्ट आता है, मैथ आता है, हिंदी आता है और रीजनिंग आता है, कंप्लीट सिलेबस को इसके अंदर कवर कर रखा है। साथ ही बात करें दोस्तों एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से मैटर उपलब्ध करवा रखा है। यानी कि आपको 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें अगर मैटर मिल जाएगा तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एसएससी एग्जाम में जीडी के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। बात करें दोस्तों मैथ और रीजनिंग के लिए तो आपका जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है। इसमें आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इसके अकॉर्डिंग ही हमने इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स आपके लिए उपलब्ध करवाई है। यानी कि आप शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से मैथ और रीजनिंग को सोल्व करेंगे। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के लगभग 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। यानी कि 4000 क्वेश्चन, उनके साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी की गई है। यानी कि हर क्वेश्चन के नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगी और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें दोस्तों तो ये गत वर्षों का पेपर सेट है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, जिसमें आपको 35 प्लस पेपर्स देखने को मिलेंगे और हर पेपर का आपको ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है हर पेपर के ऊपर। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान की बात करें दोस्तों तो सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए ये स्पेशल तैयार की गई है। इसके अंदर आपको एसएससी जीडी प्लस एमटीएस के अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से मैटर उपलब्ध करवा रखा है। यानी कि 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें है ना। बात करें एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के जो जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं के स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। यानी कि आपका जो लेवल है एसएससी जीडी और एमटीएस का, उसी लेवल के जो अन्य एग्जाम होते हैं, चाहे वो रेलवे के हो, एसएससी अलग से करवाता हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी भर्ती होती है, उसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछ जाते हैं उनके क्वेश्चनों का भी इसमें समावेश किया गया है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्न भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्नों की आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने वाली है और इसको भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। बात करें दोस्तों सामान्य ज्ञान के लिए तो सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से ये बुक तैयार की गई है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके लिए कारगर साबित होगी। यानी कि आप चाहे एसएससी की तैयारी करो, रेलवे की करो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो तो उसमें सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का पार्ट जरूर पूछा जाता है। इसके अंदर आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से टॉपिक वाइज हर चैप्टर को बिल्कुल आसान भाषा में समझा गया है। यानी कि आप अपने सामान्य ज्ञान स्तर को अगर मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो ये सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से बुक है, इसको अवश्य पढ़ें। अब हमारे टॉपिक पाते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम संगम युग से शुरुआत करते हैं। संगम युग दक्षिण भारत का इतिहास से तो बात करें सबसे पहले हम तो संगम का अर्थ क्या होता है। संगम का अर्थ संघ या परिषद होता है जिसका तात्पर्य तमिल कवियों के संघ अथवा मंडल से है और इसका आयोजन कौन करता था? पांडे राजाओं के संरक्षण में होता था। यानी कि संगम का अर्थ क्या होता है? संघ या परिषद होता था। और जो इसमें बात करें तमिल कवियों के संघ अथवा मंडल की तो इनको जो संरक्षण प्राप्त था वो किस राजवंश के राजाओं द्वारा संरक्षण प्राप्त था? पांडे राजवंश के राजाओं द्वारा। तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। यानी कि तमिल भाषा का जो प्राचीनतम साहित्य माना गया है वो संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास का मुख्य स्रोत तोलकाप्पियम संगम साहित्य है। यानी कि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन दक्षिण भारत का इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है, तो तोलकाप्पियम संगम साहित्य प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास का मुख्य स्रोत माना जाता है। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता का प्रसार
अगस्त्य एम कौंडिन्य ऋषि ने किया था। यानी कि जो संगम साहित्य है इसको पढ़ने के बाद यह ज्ञात होता है कि जो आर्य सभ्यता थी उसका जो प्रचार प्रसार किया था वो किसने किया था, अगस्त्य और कौंडिन्य ऋषि द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको काफी बार एग्जाम में देखने को मिला होगा। आगे बात करेंगे, इस काल में मुरुगन की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। जो भगवान मुरुगन थे उसकी जो उपासना सर्वाधिक की जाती थी। और इस जो काल था ये संगम काल, इसमें 3 महत्वपूर्ण राज्यों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से, चोल, चेर और पांड्य। तो संगम साहित्य में 3 प्रमुख राजवंशों का उल्लेख मिलता है, चोल, चेर और पांड्य। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों अशोक के द्वितीय व 13वें शिलालेख से दक्षिण भारत के 4 पड़ोसी राज्यों का वर्णन मिलता है और यह है चोल, चेर, पांड्य और सतीपुत्र। खारवेल की बात करें जो चेदी वंश का शासक था, उनके हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग यानी कि जो अभी वर्तमान में उड़ीसा है में तमिल राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे हम, नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से वो अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वो डाउट क्लियर भी कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। चोल वंश की, तीनों वंशों को अलग अलग से पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो अन्य राजवंश है उनके बारे में भी जानेंगे। तो बात करें चोल वंश की दोस्तों, तो इसकी राजधानी की बात करें तो कौन सी थी, कावेरी पट्टनम या पोहार उरैया या फिर तंजावुर, ये चोल वंश की प्रथम राजधानी थी। इसके संस्थापक की बात करें तो विजयालय चोल इसके संस्थापक थे जिनका जो समय काल रहा था वो 850 ईस्वी से 887 ईस्वी के मध्य इन्होंने शासन किया था और ये चोल वंश का संस्थापक माना जाता है जिसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि चोल वंश का संस्थापक कौन है, तो विजयालय चोल। और नरकेसरी की उपाधि धारण किसने की थी, तो नरकेसरी उपाधि के नाम से किसे जाना जाता है, विजयालय चोल को। संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार राजेंद्र प्रथम ने किया था। चोल वंश का जो शासक था राजेंद्र प्रथम, उसने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। राजराज चोल ने महेंद्र प्रथम को हराकर उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किया और राजराज ने वृद्धेश्वर, जो कि राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसका निर्माण करवाया था।
बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, या फिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो राजराज ने वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि चोल वंश के शासक थे। ठीक है, चोल वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, राजा राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय चोल। क्लियर है। और राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण या वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और चोल वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है, राजा राजेंद्र तृतीय को माना जाता है। आगे बात करें तो द्रविड़ शैली का जो सुप्रसिद्ध मंदिर है तंजौर का शिव मंदिर, वो चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा ही बनवाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा चोल प्रशासन की मुख्य जो विशेषता थी वो क्या थी, स्थानीय स्वशासन। चोल शासन जो चोल प्रशासन था उसकी जो मुख्य जो विशेषता थी वो क्या माना जाती है, स्थानीय स्वशासन। चोल काल में सोने के सिक्के कासू कहलाते थे। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सोने के सिक्के जो कि कासू कहलाते थे किस काल में या किस वंश में कहलाते थे, तो चोल काल में या चोल वंश में। ठीक है, यह प्राचीनतम संगमकालीन राज्य था। चोल राज्य मध्यकाल में चोल मंडलम यानी कि कोरोमंडल कहलाता था और यह पेन्नार और वेल्लारू नदियों के मध्य स्थित था। तो इसकी स्थिति का भी क्वेश्चन बन सकता है कि पेन्नार और वेल्लारू नदी के मध्य कौन सा राजवंश स्थित था या किस राजवंश ने शासन किया था। तो कौन सा राजवंश होगा जाएगा, चोल राजवंश। चोल शासकों की आय का जो मुख्य स्रोत माना जाता है वो क्या था, भू राजस्व एवं व्यापार कर। बहुत बार एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चोल शासकों या चोल राजाओं की आय का मुख्य स्रोत माना जाता है, तो भू राजस्व एवं व्यापार कर ये माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा चोल प्रशासन में 400 प्रकार के कर थे, यानी कि जो टैक्स लगते थे वो 400 प्रकार के थे। जो मुख्य जो कर थे वो कौन सा था, वेटी जो कि बेगार बोला जाता था, और दूसरा कौन सा था, कदमाई जिसको भू राजस्व कहा जाता था। और वेटी कर का मतलब क्या होता था, यानी कि जबरदस्ती श्रम करवाना है। ठीक है, तो वेटी ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेटी कर किस राजवंश से संबंधित है, तो चोल राजवंश से संबंधित है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे पांड्य वंश की। तो पांड्य वंश की राजधानी क्या थी, मदुरई। व्यापार और उद्योग का केंद्र भी था ये मदुरई, और इनकी राजधानी भी ये मानी जाती है। राज्य की जो सीमा थी वो प्रायद्वीपीय का दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग था, ये यहां तक इनकी सीमा थी। अब बात करें इसके प्रथम शासक की, तो नेडियोन पांड्य वंश का प्रथम शासक माना जाता है। कौन माना जाता है, नेडियोन जो था वो पांड्य वंश का प्रथम शासक माना जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया एग्जाम में। इसके अलावा बात की जाए पलासाले मुदुडिमी, इसे पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। और पलासले का अर्थ क्या होता है, अनेक यज्ञशालाएं बनवाने वाला। ठीक है, यानी कि बहुत सारे यज्ञ करवाने वाले जो थे वो कौन थे, पलासाल ले मुदुडमी। ठीक है, और इनके द्वारा जो उपाधि धारण की थी वो किस उपाधि धारण की थी, महेश्वर की उपाधि धारण की गई थी। तो महेश्वर की उपाधि धारण किसके द्वारा की गई थी, पलासाले ले मुदुडुमी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा तलियालंगम की बात की जाए, तलियालंगनम का जो युद्ध हुआ था वो नेडुलेलियन और चोल व चेर शासक तथा 5 अन्य मित्र सामंतों के द्वारा हुआ था। जो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि तलियालंगनम का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो नेडुलेलियन और चोल और चेर शासक थे। इसके अलावा 5 उनके मित्र जो सामंत थे वो भी इनके साथ ही थे, और इसमें जो विजेता रहे थे वो कौन रहे थे, नेडुलेनियन। ठीक है, नली व कोडन जो थे वो संगम युग का अंतिम पांड्य शासक माना जाता है। तो कौन माना जाता है, नली व कोडन। ये संगम युग का जो अंतिम पांड्य शासक था ये नली व कोडन था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे चेर वंश की। तो इसकी राजधानी क्या थी, वंजी या तोंडी इसकी राजधानी मानी जाती है, और यह संगमकालीन राज्यों में सबसे प्राचीन राज्य माना जाता है। चेर जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, पर्वतीय देश। चेर का शब्द का अर्थ क्या होता है, पर्वतीय देश। और अशोक के जो वृत्त शिलालेख है उसमें चेरों का उल्लेख मिला जाता है और उसको केरल पुत्र के रूप में माना जाता है। इनके जो अशोक के जो वृत्त शिलालेख मिले हैं उसमें चेरों के बारे में जानकारी मिलती है,
जो कि उनको केरल पुत्र के नाम से जाना जाता है। उदयनरेल यह प्रथम चेर शासक था और इन्होंने महाभोज उदयनरेल की उपाधि धारण की थी। तो महाभोज उदयनरेल की उपाधि धारण किसने की थी? उदयनरेल ने। ठीक है। इसके अलावा कुटवन की बात की जाए तो यह नटुरेल के छोटे भाई थे और कुटवन ने कोंगू के युद्ध में सफलता प्राप्त करके चेर राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तक विस्तृत किया था और इसकी उपाधि जो थी वो अधिराज की, यानी कि जो ये युद्ध था कौन सा? कोंगू का युद्ध। इस युद्ध को जीतने के बाद में कुटुवन ने कौन सी उपाधि धारण कर ली थी? अधिराज की। क्लियर है। आगे बात करेंगे संगमकालीन महत्वपूर्ण बिंदुओं की। इनसे भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इनके प्रशासन की बात करें सबसे पहले हम, तो इनका प्रशासन कैसा था? संगमकालीन प्रशासन राजतंत्रात्मक था और राजा का पद कैसा था? वंशानुगत, यानी कि जो राजा का पुत्र था वही राजा बनता था, यानी कि वंशानुगत क्रम से इनमें राजा बनते थे। प्रशासनिक इकाई की बात करें दोस्तों तो जो राज्य था उसको क्या कहा जाता था? मंडलम, और जो प्रांत था उसको क्या कहा जाता था? नाडु। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। संगमकालीन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? तो क्या नाम से जाना जाता था? नाडु के नाम से। और जो सेना में जो वेल्लार था उसको भर्ती किया जाता था, यानी कि जो धनी कृषक जो होते थे जिनके पास ज्यादा जमीन होती थी कि खेती करने के लिए, उनको क्या कहा जाता था? विल्लार के नाम से जाना था। तो ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी में काफी बार पूछा गया है। तो विल्लार के नाम से जाना था और वो सेना में भर्ती होते थे। अर्थव्यवस्था की बात की जाए इनकी इकोनॉमिक्स की, तो संगम काल में कृषि, पशुपालन व शिकार जीविका का मुख्य आहार थे। संगमकालीन इतिहास में जो इनका अर्थव्यवस्था थी वो कृषि थी, पशुपालन था और जो शिकार कर करके ही अपनी पेट पूजा करते थे। संगम साहित्य में निम्न वर्ग की जो महिलाएं होती थी जो खेती करती थी उन्हें क्या कहा जाता था? कडेसियर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में है। संगम साहित्य में जो निम्न वर्ग की जो महिलाएं होती थी जो खेती करती थी उनको किस नाम से जाना जाता था? या फिर आपसे कडेसियर पूछा जा सकता है। कडेसियर किसे कहा जाता था? तो संगमकालीन इतिहास में जो महिलाएं खेती करती थी उनको कडेसियर के नाम से जाना जाता था। और भूमि का जो कर्ण, भूमि को क्या कहा जाता था? भूमि को कर्ण कहा जाता था, जो कि 1/6 भाग था, यानी जो टैक्स लिया जाता था वो 1/6 लिया जाता था और भूमि को क्या कहा जाता था? कर्ण के नाम से जाना जाता था। आगे बात करें समाज की, तो समाज कैसा था? संगम काल में कृषि, पशुपालन, शिकार जीविका के मुख्य आहार थे। ठीक है। धर्म की बात करें तो मुरुगन जो थे वो संगम युग के सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा गया है कि मुरुगन किस काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे? तो संगम युग के सबसे जो महत्वपूर्ण देवता थे वो कौन थे? मुरुगन। और नाडु काल जो नायक पाषाण काल था उसको भी आमतौर पर सैनिकों की वीरता को याद करते हुए पूजा जाता था। इस प्रकार से इनके धर्म से संबंधित बातें देखी हमने। अब बात करेंगे पाल वंश की। कुछ इंपॉर्टेंट जो अन्य दक्षिण राजवंश के बाद कुछ अन्य जो राजवंश बचे हैं उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं आते हैं। कि पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। और उसकी राजधानी क्या थी? मुंगेर थी, है ना। मुंगेर राजधानी थी, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो कौन है? गोपाल। और इसकी राजधानी क्या थी? मुंगेर। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश के शासक जो थे धर्मपाल, उसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। देवपाल इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। तो देवपाल इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। ठीक है। तो पाल वंश में मैंने क्या पढ़ा है कि पाल वंश का संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। और इसकी राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा। और जो देवपाल थे वो इस जो वंश के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। इतना ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करें हम पल्लव वंश की, तो इस राजवंश की स्थापना 244 ईस्वी में हुई थी। और इस वंश का जो प्रथम स्वतंत्र राजा था वो कौन था? बप्पा देव। ठीक है। इसके अलावा बात की जाए नरसिंह वर्मन सेकंड की, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे
राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे काफी बार पूछा गया है मंदिर के बारे में। तो राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कैलाशनाथ मंदिर या फिर राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब बात करें दोस्तों पल्लव वंश की राजधानी की, तो क्या थी? कांची, जो तमिलनाडु में कांचीपुरम है वो उनकी राजधानी थी। और कांची के जो कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे चालुक्य वंश की। तो दोस्तों चालुक्य वंश जो था वो दो कैटेगरी में था, एक तो कल्याणी के चालुक और एक थे वातापी के चालुक। हम बात करेंगे पहले कल्याणी के जो चालुक वंश था उसके बारे में। तो तेलव द्वितीय ने कल्याणी के चालुक वंश की स्थापना की थी और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य 6 इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तेलव द्वितीय। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपके ऑप्शन में जयसिंह भी मिलेगा, जो कि चालुक्य वंश का जो वातापी चालुक्य थे उसके संस्थापक कौन थे? जयसिंह। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो कल्याणी के जो चालुक्य वंश था उसके जो संस्थापक कौन थे? तेलव द्वितीय। और जो वातापी के जो चालुक्य वंश था उसके संस्थापक किसे माना जाता है? जयसिंह को। क्लियर है? आगे देखेंगे राष्ट्रकूट वंश। तो दंती दुर्ग ने इस वंश की स्थापना बादामी के चालुक्य से सत्ता हत्या कर की थी। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? दंती दुर्ग को। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। तो यह क्वेश्चन भी आपसे काफी बार पूछा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना। त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था उसमें किस किस के बीच हुआ था? एक तरफ जो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक था ध्रुव और दूसरा प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश कौन था? धर्मपाल था। और जिसमें राष्ट्रकूट वंश के जो ध्रुव थे उनकी जीत हुई थी। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम द्वारा ही करवाया गया था। और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय को माना जाता है। एलिफेंट तथा एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट के समय में हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान जो शासक था वो किसे माना जाता है? कृष्ण तृतीय को माना जाता है। तथा बात की जाए एलिफेंटा और एलोरा गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले हमने डिस्क्रिप्टिव मैटर देखा है दोस्तों, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इंपॉर्टेंट चीजें इसमें ऐड की थी। अब बात करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सवाल देखते हैं। कदमाई रिक्त स्थान राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। ए है चोल, बी है कुषाण, सी है चालुक्य और डी है गुप्त। गुप्त है ना ये। तो जो कदमाई था वो एक प्रकार का टैक्स था। वो किस राजवंश में के तहत लिया जाता था? चोल जो राजवंश था उसमें कदमाई नाम का एक टैक्स लिया जाता था। और इसके अलावा बात की जाए इसमें 400 प्रकार के टैक्स थे। कितने प्रकार के टैक्स थे? 400 प्रकार के। और जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वेटी टैक्स भी था, जो जबरन श्रम वसूल किया जाता था। तो चोल कदमाई जो था वो चोल राजवंश के तहत भू राजस्व के रूप माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। चोल राजवंश के तहत किसानों के बस्तियों को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता था। ए है नाडू, बी है मुवेंदवेला, सी है उर और डी है तालुका। जो चोल राजवंश था उसमें जो किसानों की जो बस्तियां होती थी उसको किस नाम से जाना जाता था? मैंने बताया था आपको, उर के नाम से। क्लियर है? आगे देखेंगे। किस चोल शासक ने तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण। ए है राजराजा प्रथम, बी है राजेंद्र आई, सी है विजयालय और डी है राजेंद्र तृतीय। तो तंजौर में जो वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? राजराजा प्रथम ने, जो कि द्रविड़ शैली में इसका निर्माण करवाया था। और अभी बात की जाए तो ये कहां पड़ता है? तंजावुर, तमिलनाडु में। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे कि चोलों के शिलालेख में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, निम्नलिखित में से किस कर का
उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है? ए है वेटी, बी है कदमे, सी है थारी और डी है मनाई। कदमाई है ना ये, कदमाई। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था वेटी। वेटी जो कर था वो जबरन श्रम वसूला जाता था, यानी कि जबरदस्ती कार्य किया जाता। और ये चोलों में 400 प्रकार के जो टैक्स थे उसमें वेटी था और कदमाई था, इनको मुख्य रूप से माना जाता था। ठीक है, आगे बात करेंगे किस राजवंश ने वास्तुकला की द्रविड़ शैली की शुरुआत की? ए है पल्लव, बी है चोल, सी है विजयनगर और डी है कल्याणी के चालुक। तो किस राजवंश ने वास्तुकला की जो द्रविड़ शैली थी, द्रविड़ शैली में जो मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था, वो किस वंश ने शुरुआत की थी? पल्लव राजवंश ने। क्या होगा राइट आंसर? पल्लव। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पल्लवों की राजधानी थी, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। आर्कट, बी है कांचीपुरम, सी है मालखेड़ और डी है बानावासी। तो पल्लवों की राजधानी क्या थी बताइए? कांचीपुरम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दंती दुर्ग भारत के किस वंश से संबंधित था? इस प्रकार से आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। ए है चालुक्य, बी है चोल, सी है राष्ट्रकूट और डी है चेरा। तो दंती दुर्ग किस राजवंश से संबंधित थे? राष्ट्रकूट। या इसको घुमा के आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो दंती दुर्ग को। क्लियर है? आगे देखें, किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में कैलाश का रोक कट मंदिर बनवाया था? ए है भोज, बी है गोविंद तृतीय, सी है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम और डी है जयचंद। तो राष्ट्रकूट जो राजा था, एलोरा में जो कैलाश जो मंदिर था रोक टोक कट पे, उसका निर्माण किसने करवाया था? मैंने आपको अभी पढ़ाया है, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे चोल शासकों की आय का मुख्य स्रोत। ये क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ है। ए है भूराजस्व एवं व्यापार कर, बी है पशुपालन, सी है खेती और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चोल शासकों की जो आय का मुख्य स्रोत माना जाता है वो क्या माना जाता है? भूराजस्व एवं व्यापार कर, जिसमें वेटी और कदमाई भी टैक्स शामिल थे। ठीक है, 400 प्रकार के टैक्स थे इसमें। आगे बात करें तो संगम युग का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? ए है मुरुगन, बी है विष्णु, सी है इंद्र और डी है सूर्य। तो संगम युग का सबसे महत्वपूर्ण देवता किसे माना जाता है? किसे? मुरुगन को। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके एसएससी जीडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है इसको। अब बात की जाए तो मैंने आपको फर्स्ट में इन बुक्स के बारे में बताया था जिसको आप पढ़ने के बाद एसएससी जीडी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो ये बुक्स आप दोस्तों अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन मंगवाना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।